रिवाइज तो तेजी से करते हैं। चैप्टर का नाम रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स इंसिडेंट्स। 7 पर्सन है, 7 पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने हैं। ये फेज 1 होगा बेटा। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उनकी इनकम कंप्यूट करनी है। सबसे पहला पर्सन लिया था बेटा कंपनी। कंपनी इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोएम। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडियन कंपनी का चेक ही नहीं करते, वो चाहे इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया। इंडियन कंपनी ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी बेटा अगर पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट, अगर पोयम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। पोयम स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अपने आप में चैप्टर है ये, इंटर लेवल पे खाली नाम याद रखना है। फाइनल में क्राइटेरिया मिलेगा कि कब पोयम इंडिया माना जाए, कब पोयम आउटसाइड इंडिया माना जाए। इंटर लेवल पे खाली नाम से पर्पस सोल्व हो जाएगा। सेकंड बेटा अपना पर्सन पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई और एनी अदर पर्सन। इन सबके स्टेटस एक जैसे हैं, या तो ये रेजिडेंट होंगे या ये नॉन रेजिडेंट होंगे। इनके केस में चेक करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो सारा का सारा इंडिया में या पार्शली इंडिया में, तो ये माने जाएंगे बेटा रेजिडेंट। उल्टा बोलो नॉन रेजिडेंट कब होंगे? व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। Place where firm LLP is incorporated shall have no relevance। ये पॉसिबल है कि एक इंडियन फर्म नॉन रेजिडेंट हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि एक बाहर की फर्म इंडिया में रेजिडेंट हो जाए। ये सारा क्राइटेरिया डिपेंड किसके ऊपर करता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पर्सन लिया था बेटा इसके बाद लोकल अथॉरिटी, ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। नेक्स्ट पर्सन था बेटा मेजर इंडिविजुअल। सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगते हैं। बाकी पर्सन के 2 स्टेटस हैं, इंडिविजुअल और एचईएफ। इनके 3 स्टेटस होते हैं। 3 कौन कौन से? आर एंड ओ आर एंड एनओआर, एनआर। आर एंड ओ आर कब होते हैं बेटा? व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, तो हो जाएंगे आर एंड ओ आर। आर एंड एन ओ आर बेटा व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड सेटिस्फाइज वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, ये हो जाएंगे आर एंड एनओआर। और एनआर कब होते हैं? व्हेन ही डज नॉट सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। व्हाट इज द बेसिक कंडीशन नंबर 1 बेटा? ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हिंदी में वो 24-25 में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बेटा, सेकंड कंडीशन पे तभी जाते हैं जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है बेटा? वो करंट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए, एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। हावेवर 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करते, वहां केवल फर्स्ट कंडीशन देखते हैं 182 दिन वाली। अगर 182 दिन है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। 3 एक्सेप्शन बेटा। नंबर 1 इंडियन सिटीजन, person of Indian origin having total income other than foreign source income up to 15 lakh, resides outside India, comes to India for visit purpose। second condition नहीं देखनी, only first basic condition। number 2 Indian citizen went abroad for employment या self employment purpose। number 3 इंडियन सिटीजन वर्क्स विद शिपिंग कंपनी एज ए क्रू मेंबर। इन 3 केसेस में सेकंड कंडीशन देखते नहीं, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बाकी सब केसेस में 3 के अलावा कंडीशन चेक होती है। एक बार रेजिडेंट हो जाए तो आगे चेक करना पड़ता है बेटा रेजिडेंट ऑर्डिनरी नेचर का है या नॉट ऑर्डिनरी नेचर का है। इसके लिए हमारे पास क्या है बेटा? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो ऑर्डिनरली, दोनों में से कोई एक हो पाए या कोई भी ना हो पाए तो नॉट ऑर्डिनरली। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से ठीक पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बेटा, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा वो इंडिया में होना
चाहिए। इंपोर्टेंट नोट थे बेटा, चाहे 182 दिन गिने, चाहे 60 दिन गिने, चाहे 365 गिने, चाहे 730 दिन गिने, it may be in continuity, it may be in bits and pieces, it may be at one place, it may be at different places, it may be at landmass, it may be in territorial water of India। और जिस दिन इंडिया में आया, जिस दिन इंडिया से गया, ये दोनों दिन कहाँ काउंट माने जाएंगे बेटा? इंडिया में काउंट माने जाएंगे। एक एक्सेप्शन मिलेगी इसकी, आज पढ़ाऊंगा, अदरवाइज बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जिस दिन इंडिया में आया, जिस दिन इंडिया से गया, ये दोनों दिन इंडिया में काउंट माने जाएंगे। यहां तक हुआ था बेटा। और लास्ट जाते जाते 3 एक्सेप्शन करवा दी थी मैंने, उसकी प्रैक्टिस करवा दी थी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक बार वो रिवाइज करा दो। इसकी डेफिनेशन क्या थी बेटा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो फॉरेन सिटीजन है जिसको चेक कर रहे हैं कि जड़ें इंडिया में है या नहीं। एक तो ये होना कौन चाहिए? फॉरेन सिटीजन। इंडियन सिटीजन को कभी चेक ही नहीं करते। एक फॉरेन सिटीजन या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल साइड के भी, मैटरनल साइड के भी, इनमें से कोई भी एक अगर 15 अगस्त 1947 से पहले या तो इंडिया में पैदा हुआ है या बेटा आपका पाकिस्तान में या आपका बांग्लादेश में, तो वो पर्सन क्या मान लिया जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फर्क क्या पड़ेगा? इंडिया में अगर विजिट के लिए आता है तो केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखी जाएगी, सब्जेक्ट टू उसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 लाख तक। अगर टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वो अब स्टार्ट करूंगा मैं। तो यहां तक कोई इफ्स एंड बट्स, ये पिछली क्लास का क्रक्स था बेटा। करें स्टार्ट? तो 15 लाख से ऊपर वाला लो एक बार बताना। इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम exceeds 15 lakh, resides outside India, comes to India for visit purpose। बाकी सब कुछ सेम है, बस 15 लाख से ज्यादा। तो 3 केस बनेंगे बेटा। अगर इंडिया में ये 120 दिन से कम है, 182 नहीं है इसके, इसका क्राइटेरिया अलग है। अगर 15 लाख से ऊपर है और इंडिया में विजिट के लिए आता है, 5 मिनट फोकस रखो बेटा। अगर 120 दिन से कम है, आंसर सीधा होगा नॉन रेजिडेंट, कुछ चेक नहीं करना। अगर 120 दिन से कम, आंसर नॉन रेजिडेंट। 120 दिन या उससे ज्यादा बट अप टू 181 डेज, 182 दिन से कम, 182 से कम बोले तो अप टू 181 डेज। तो अगर बेटा 120 से कम है, नॉन रेजिडेंट। 120 दिन या उससे ज्यादा बट अप टू 181 डेज एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन, तो ये बाय डिफॉल्ट माना जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी। 120 से कम है तो बोलो नॉन रेजिडेंट। 120 या उससे ज्यादा बेटा 181 दिन तक है एंड पहले के 4 सालों में कितना है बेटा? वो 365 दिन। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी। और अगर 182 दिन या उससे ज्यादा है करंट ईयर में, नॉर्मल केस रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली, उसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो ये 3 स्लैब बनेंगे बेटा। वो इंडिया में 0 डेज से लेके बेटा 119 दिन तक है, आंसर बोलो नॉन रेजिडेंट। इंडिया में करंट ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा लेके अप टू 181 डेज एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन, तो क्या हो जाएगा? आर एंड NOR, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। और अगर 182 दिन या उससे ज्यादा है, नॉर्मल केस। नॉर्मल केस मतलब रेजिडेंट तो हो गया, ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली, उसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक? 120 या उससे ज्यादा 181 दिन तक एंड पास्ट में 365 है 4 सालों में, तो क्या है वो? आर एंड NOR। करंट ईयर में तो बेटा 120 या उससे ज्यादा है, पर पास्ट के 4 सालों में 365 नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? बोलो, आंसर इज नॉन रेजिडेंट। सीधा तो याद रहेगा कि 100 आपका बेटा 20 या उससे ज्यादा अप टू 181 डेज एंड पास्ट के 4 सालों में 365, तो है आर एंड NOR। उल्टा अगर 4 सालों में 365 ना हो तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? नॉन रेजिडेंट। तो बड़े एसएससी के लिए दिन घटा दिए। 15 लाख तक वालों के लिए तो कितने दिन रखे थे? 182। 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 182 से घटा के कितने कर दिए बेटा? 120 दिन। भाई 120 दिन से पहले इंडिया छोड़ दो तो नॉन रेजिडेंट है। अगर 120 दिन आपके हो गए
तो आप क्या मान लिए जाएंगे साहब, रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली बेटा वो डिपेंड करता है कि पहले के 4 सालों में आप कितने दिन थे। अगर पहले के 4 सालों में 365 दिन थे तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एडिशनल कंडीशन देखनी ही नहीं। और अगर ये भी नहीं थे बेटा, बाय डिफॉल्ट सीधा क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। लिखो 2020 से अमेंडमेंट आई थी। क्या चीज है, पॉइंट फॉर्म में अगर लें, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कहाँ रहता है बेटा ये, reside outside India, having total income exceeds, किसको छोड़ के, other than foreign source income। इंडिया क्या करने आ रहे हैं, comes to India for visit purpose। अलग अलग लिख दिया, याद करने में आसानी हो। किसके ऊपर लगता है, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कहाँ रहते हैं बेटा, आउटसाइड इंडिया, बड़े एसएससी हैं, टोटल इनकम क्या है इनकी 15 लाख से ज़्यादा, ये इंडिया में विजिट के लिए आते हैं। 3 केस बनेंगे। पहला कितने दिन के लिए, 120 दिन से कम। दूसरा 120 दिन या उससे ज़्यादा बट अप टू 181 days and 365 days in for previous year immediately preceding to relevant previous year। और तीसरा लास्ट केस बेटा 182 days or more। बोलो 120 दिन से कम है, आंसर नॉन रेजिडेंट। ये वाला बोलो, अगर ये केस है तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। चेक ही नहीं करना बेटा। और ये वाला केस है तो, ये वाला केस है तो नॉर्मल केस रेजिडेंट। ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली, वी हैव टू चेक एडिशनल कंडीशन। और आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर, वी हैव टू चेक additional condition।
तो लास्ट क्लास तक लिया था बेटा 15 लाख तक है, तो आंसर क्या होगा? उसके बाद दोनों रिवाइज कराओ। बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड, टोटल इनकम 15 लाख, 182 दिन से कम है तो नॉन रेजिडेंट, 182 दिन या उससे ज़्यादा है तो रेजिडेंट। आपका ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और अगर 15 लाख से ऊपर है तो ये 3 आंसर आएंगे बेटा। अगर 120 दिन से कम है, 0 से लेके 119 दिन तक है, तो आंसर क्या होगा बेटा? नॉन रेजिडेंट। 120 दिन से लेके 181 दिन एंड पास्ट के 4 सालों में 365, तो आंसर क्या होगा बच्चे? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली, एडिशनल कंडीशन देखनी नहीं। और अगर 182 दिन या उससे ज़्यादा है तो नॉर्मल केस। नॉर्मल का मतलब रेजिडेंट तो हो गया, ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशन चेक होगी। एक एग्जाम्पल बनाओ, उसके थ्रू निपटाता हूं सारा ये। लिखा? प्रीवियस ईयर, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। मैं खाली डेज लिख रहा हूं कितने कितने दिन के लिए हैं, ठीक है ना? ये चारों पॉइंट सेटिस्फाइड है। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, कई केस बना लो। केस 1, 2, 3, 4, 5, 6। करंट ईयर क्या है बेटा अपना? 24-25। एक बार पिछले 10 साल लिखवा दो। 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15। assuming above mentioned conditions are satisfied, चलो हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है। एक 115 दिन, 150, 200, 200, 200, था ही नहीं, पूरे साल था, था ही नहीं, था ही नहीं, था ही नहीं। 120 दिन आ रहा है हर साल।
इस साल 150 दिन, इस साल था ही नहीं, इस साल 100 डेज, इस साल 150 डेज, इस साल बेटा 300 डेज, 365, 365, 365। करंट ईयर में था ही नहीं, इससे पहले वो इंडिया में ही था। डेढ़ सौ, 100, नील, 50, 100, नील, नील। एक और बना दो यार, जगह नहीं है, छोड़ दो, फिर इधर डिस्कस कर लेना। 200, नील, 200, 200, नील, 365, 365, नील, 365, नील, नील, नील। ये 7 क्वेश्चन है बेटा, और क्राइटेरिया याद रखना। ये है कौन? इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आउटसाइड इंडिया रहता है, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, और आपका बेटा इंडिया में विजिट के लिए इतने इतने दिन के लिए आ रहा है। टेक योर टाइम। एक लाइन मतलब ले, घर की बात है यार, कैसी कैसी क्वेरी होती है, हटा दे इसको। ठीक, बोलो, या भी लिख ही रहे हो? करें डिस्कस। सबसे पहला बोलना बेटा, हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है, इसके तो आंसर याद हो गए ना, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्या हो जाएगा ये? 120 दिन से कम है। करंट ईयर देखना है 24-25, 24-25 में 120 दिन से कम। आंसर स्यापा खत्म। अगला बोलो, फिर 120 दिन से कम, क्या हो जाएगा? पास्ट ईयर देखने ही नहीं बेटा, सीधा आंसर नॉन रेजिडेंट। तीसरा बोलो, चेक करो करंट ईयर में क्या आ रहा है, 120 या उससे ज्यादा, 181 तक, ये सेटिस्फाइड। एंड क्या पहले के 4 सालों में 365 है? तो ये वाला भी सेटिस्फाइड। क्या फर्क पड़ेगा बेटा? आर एंड एन ओ आर, और ब्रैकेट में लिख लो नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करी हमने, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। कोई समझ आ रहा है? पक्का? अगला बोलना, करंट ईयर में 120 या उससे ज्यादा, 181 तक, ये सेटिस्फाइड है। पहले के 4 सालों में 365 दिन, ये भी सेटिस्फाइड है। आगे देखना ही नहीं, क्या आंसर हो जाएगा? आर एंड एन ओ आर, नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। ऑल्दो देखने में लग रहा है बेटा एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है, पर चेक ही नहीं करनी, सीधा आंसर ही क्या है? आर एंड एन ओ आर। अगला बताना, करंट ईयर में है ही नहीं,
तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो करंट ईयर की है, करंट ईयर में है ही नहीं, 0 से लेके 119 दिन बेटा। क्या होता है आंसर? नॉन रेजिडेंट। सिक्स बोलो 150। तो ये तो करंट ईयर में 120 या उससे ज़्यादा 181 तक। क्या पहले के 4 सालों में 365 है? नहीं है। क्या आंसर होगा? नॉन रेजिडेंट। अब इसको चेक करो बेटा, सबसे लास्ट वाला 7वां केस 200 दिन 182 से ज़्यादा, तो रेजिडेंट तो हो गया। अब ऑर्डिनरली है नॉट ऑर्डिनरली, उसके लिए क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन। पहली एडिशनल कंडीशन बोलना पिछले 10 में से 2 रेजिडेंट, वो इसमें भी नजर आ रहा है और इसमें भी नजर आ रहा है। 182 दिन या उससे ज्यादा रेजिडेंट हो गया 10 में से 2। और दूसरी कंडीशन क्या थी पीछे? 7 में 730, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 730 भी हो रहे हैं। क्या आंसर आएगा? आर एंड ओ आर। कौन सा पॉइंट रिपीट करूं बेटा? पक्का? अगर यही टोटल इनकम 15 लाख तक होती तो इन सातों के आंसर बताना क्या होते? अगर टोटल इनकम 15 लाख तक होती तो क्या फर्क पड़ता? लिखना मत, मुझे वैसे ही बताओ। केस 1, अब 182 दिन देखते रहो बस। केस 1 नॉन रेजिडेंट, केस 2 नॉन रेजिडेंट, केस 3 नॉन रेजिडेंट, केस 4 नॉन रेजिडेंट, केस 5 नॉन रेजिडेंट, केस 6 नॉन रेजिडेंट। 1 से लेकर 6 केस तक क्या होता बेटा? ये नॉन रेजिडेंट होता। 7वें में 182 या उससे ज्यादा होते ही रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड है, आर एंड ओ आर। ये चेंज आया था बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 से। उससे पहले बेटा सबके 182 दिन होते थे। फाइनेंस एक्ट 2020 ने छोटे परसेंट 15 लाख तक की इनकम वाले उनके 182 रखे, 15 लाख से ऊपर वालों का लॉ बना दिया जी, स्लैब बनाओ। 0 से 119 है नॉन रेजिडेंट, 120 से 181 है, एंड पहले के 4 सालों में 365 है बेटा, आर एंड एन ओ आर। और अगर 182 या उससे ज्यादा है तो नॉर्मल केस। टेक योर टाइम। ये मेरी तरफ से वाइंड अप, आपके कोई इफ्स एंड बट्स। दीपांशु गर्ग, व्यापक सिंह, आपकी जो क्वेरी है बेटा वो इनकम के रिगार्डिंग है कि इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी। स्टेटस में क्या दिक्कत है यार? अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम में कौन सी इनकम आएगी बताऊंगा। सर अगर एक बॉय 182 दिन के लिए इंडिया में रहने के बाद फॉरेन कंट्री में एम्प्लॉयमेंट मिल गई, फॉरेन कंट्री में, तो क्या 182 दिन इंडिया में हो गए, रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। सर एडिशनल कंडीशन दोबारा एक बार बता दो। अरे मेरे ख्याल यार 10-20 बार रिवाइज होगी होंगी। एडिशनल कंडीशन पिछले 10 में से 2 साल रेजिडेंट, 7 में 730 दिन इंडिया में। और प्रैक्टिस कराऊं इसकी? केस 1 2 3 4 ये आ गया समझ में? चले आगे। 2 छोटे छोटे केस और हैं बेटा, फिर इंडिविजुअल वाइंड अप हो जाएगा। सबसे कम टैक्स पे करते हैं नालायक, सबसे ज्यादा लो इनके खतरनाक है। सबसे कम ज्यादा टैक्स पे करते हैं कॉर्पोरेट, कितना सिंपल है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी पोएम इंडिया में रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट। सेपा ही खत्म। 182, 60, 365 ये ड्रामे स्लैब बना दिए, 119, 181, 182 से ऊपर लफड़ा ही खत्म कर दिया। चलो सेक्शन 61A, धमाकेदार लो बनाया बेटा बीजेपी ने। ये उनके लिए स्टेटलेस पर्सन, एक कंट्री से टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी रेजिडेंस क्या कर दी बेटा इन्होंने, दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दी। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ केमैन आइलैंड? टैक्स हेवन कंट्री है। टैक्स हेवन कंट्री जहां पर किसी टाइप का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, या लगता है तो बहुत कम रेट से, 1% या 2%। इन्हें बोलते हैं टैक्स हेवन। इंडिया क्या है? हैवान। मतलब हमारे 40% टैक्स रेट है बेटा। कैजुअल इनकम पे 60% तक क्या है बच्चे टैक्स रेट। तो क्यों ना बेटा इंडिया से रेजिडेंस शिफ्ट करके केमैन आइलैंड पहुंच जाए। दिमाग में कोई एग्जांपल ऐसा सेट करो बड़े आदमी का।
हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हरीश साल्वे? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, पैसे वाली पर्सनैलिटी है बेटा ये। एक एक हियरिंग के सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए क्या करते हैं बच्चे, ये चार्ज करते हैं। अब इन्होंने अपनी रेजिडेंसी हटाई इंडिया से और ये परमानेंट कहाँ शिफ्ट हो गए बेटा? केमैन आइलैंड में शिफ्ट हो गए। इंडिया में आते हैं पूरे साल में ये 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जब जब हियरिंग है तब तब ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इनको दिक्कत क्या आती थी बेटा? ये पहले इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं 182 दिन हो गए या 60 + 365 हो गए, रेजिडेंट हो गए। रेजिडेंट होते ही दिक्कत क्या पड़ती है? ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इंडिया में भी टैक्स पे कर रहे हैं, 40% तक क्या होता है? टैक्स रेट होता है। सेस अलग है, सरचार्ज अलग है, टैक्स ही देते रहो। तो गवर्नमेंट को जो कमाओ वो आधे से ज्यादा तो क्या जा रहा है? टैक्स के तौर पे जा रहा है। साल्वे साहब ने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं अपनी रेजिडेंसी बाहर शिफ्ट कर दूं। इंडिया में मेरा काम पड़ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट में मुझे क्या होना पड़ता है? रिप्रेजेंट होना पड़ता है। साल में 10 हियरिंग देता होगा, 15 हियरिंग के लिए होते होंगे। उन्होंने अपनी रेजिडेंस शिफ्ट कर दी बेटा कहां पर? केमैन आइलैंड। और किसी ऐसी कंट्री में गए हैं जो टैक्स हेवन है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं करना बेटा? किसी टाइप का कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना। उस कंट्री में बच गए किसके कारण? टैक्स हेवन रूल के कारण। इंडिया में बच गए किसके कारण? स्टेटस क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट हो गया। इन पर्सन को धरा है बेटा सेक्शन 61A। क्या बोलता है ये? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन इनकम टैक्स एक्ट। भूल जाओ क्या लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में, आपके वैसे भी याद नहीं। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब पता होता है? ओवरराइडिंग। इस लाइन का मतलब पता है? नॉट विथ स्टैंडिंग स्टार्टिंग जिससे होती है इसका मतलब होता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। ये क्या कहता है बेटा 61A? इंडियन सिटीजन किसी ऐसी कंट्री में रहता है वेयर ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स बाय रीजन ऑफ हिज रेजिडेंस और डोमिसाइल। किसकी बात कर रहा है ये? टैक्स हेवन कंट्री। इंडियन सिटीजन किसी ऐसी कंट्री में रहता है वेयर ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स बाय रीजन ऑफ हिज रेजिडेंस और डोमिसाइल। ये इंडिया में ना भी आए, एक दिन के लिए भी ना भी आए, बाय डिफॉल्ट मान लेंगे R&NOR। बैठ जाओ वर्ल्ड के किसी भी कोने में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें समझ में नहीं आ रहा तुम इंडिया छोड़ के क्यों भाग रहे हो, और भाग रहे हो तो ऐसी कंट्री में क्यों जा रहे हो जो टैक्स हेवन है? जाते रहो। अब ना भी आओ आप इंडिया में, बाय डिफॉल्ट ही क्या मान ले जाओगे बेटा आप? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। फिर लो से पूछा गया अगर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो बाय डिफॉल्ट क्या है ये? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगर ये आ रहा है तो क्या होगा? फिर लो ने बोला बेसिक कंडीशन लगाओ। 2 सिनेरियो बनेंगे, क्या वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है या बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। बेसिक कंडीशन क्या थी? 182 दिन वाली या 60 + 365 डेज वाली। अगर उनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है फिर तो वो है रेजिडेंट। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, बाय डिफॉल्ट है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। हरीश साल्वे साहब चाहे वो ना भी आए, चाहे वो 10 दिन के लिए आए, चाहे 15 दिन के लिए आए, मान लो 10 दिन के लिए आ रहे हैं बेटा, बेसिक कंडीशन कोई सेटिस्फाइड नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा सीधा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एप्लीकेबल किसके ऊपर है बेटा? इंडियन सिटीजन। कहां रहता है? टैक्स हेवन कंट्री में। टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम ग्रेटर देन 15 लाख। बड़े इंडिविजुअल नहीं है बेटा इन्होंने, इंडिविजुअल। टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा, टैक्स हेवन में रहता है। सिनेरियो 1, अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो नॉर्मल केस रेजिडेंट। ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशन चेक होगी। और अगर बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो R&NOR। ये लो है बेटा। तो आज के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पकड़ लिया सबको, जो भी ये इंडिया छोड़ छोड़ के भाग रहे थे टैक्स के चक्कर में, भागते रहो। कोई दुबई सेटल हो रहा है, कोई मॉरिशस सेटल हो रहा है, टैक्स हेवन कंट्री है, कोई केमैन आइलैंड क्या हो रहा है बेटा? सेटल हो रहा है। भाई या तो आप इंडिया में आओगे या इंडिया में नहीं आओगे। आओगे तो आपको 61 बेसिक कंडीशन में ले लेंगे बेटा, और अगर नहीं आ रहे 61 है। 61 है बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग, भूल जाओ क्या लिखा हुआ इनकम टैक्स एक्ट में। ना भी आए, इकलौता ऐसा केस है ये जहां पर आप ना भी आओ उसके बावजूद भी क्या मान ले जाओगे? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिखो किसके ऊपर लगता है ये? इंडियन सिटीजन, बस। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है इसमें। एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम greater than
15 lakh other than फॉरेन सोर्स इनकम। कहाँ रहता है भाई ये? resides in a country where he is not liable to pay tax by reason of his residence or domicile। क्या मतलब है इसका? कौन सी कंट्री है ये? ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो दो सिचुएशन बनेंगी या दो सिनेरियो। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2। सिनेरियो 1, ऊपर करूं, दोबारा पढ़ूं। एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीड्स 15 lakh resides in a country where he is not liable to pay tax by reason of his residence or domicile। दो सिनेरियो, he satisfies any one of the basic condition, he does not satisfies any of the basic condition। ये वाला केस है तो रेजिडेंट, ये वाला केस है तो मान लिया जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। कुछ चेक ही नहीं करना। अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर पा रहा है तो रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए क्या चेक करनी पड़ेंगे बेटा? एडिशनल कंडीशन। और अगर वो बेसिक ही सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। फर्क क्या पड़ेगा वो समझ में आएगा जब इनकम कंप्यूट करना सीख लोगे। अगला फेज सिखाने के बाद फिर वापस लाऊंगा इस पे और डिफरेंस पूछूंगा कि पहले क्या लो था और अब क्या लो है, फर्क क्या पड़ गया। ये सब 2020 की अमेंडमेंट है बेटा, 2020 की। उससे पहले क्या होते थे? ये नॉर्मल तरीके से चलते थे। नॉर्मल मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रेजिडेंट, अदरवाइज क्या हो जाते थे? नॉन रेजिडेंट। अब सेटिस्फाइड नहीं है तो फर्क क्या पड़ेगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है जी। थियोरेटिकल क्वेश्चन बेटा आपसे पूछते हैं, इंडिविजुअल आर एंड एनओआर कब कब होता है? तो इंडिविजुअल आर एंड एनओआर नंबर 1। और कब कब होता है? एनीवन? 3 जगह पढ़ा दिया बेटा मैंने जहां पर इंडिविजुअल आर एंड एनओआर होता है। एक तो मैं बताऊंगा कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, एडिशनल कोई एक या कोई भी नहीं। ये क्या हो गया? आर एंड एनओआर। नंबर 2 सामने स्क्रीन पे, ये भी तो हो गया ना। हाँ अरे ये वाला केस यार, इंडियन सिटीजन resides abroad having total income other than foreign source income exceeds 15 lakh। अगर if he does not satisfies any of the basic condition, by default क्या हो जाएगा? R and NOR।
तीसरा केस बेटा जहां पर आर एंड एन ओ आर है, ये वाला केस। समझ आ रहा है? इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाओ, फिर बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन फॉर्म में लिखो, व्हेन एन इंडिविजुअल, ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं भाई, सर बुक्स की हार्ड कॉपी कब मिलेगी? पहले ये कंफर्म तो हो आप इंटर में है या नहीं है, अभी तो यही कंफर्म नहीं हो रहा। कब आ रहा है रिजल्ट? नवंबर में? वो इतने तो मैं इनकम टैक्स ही बहुत सारा ठिकाने लगा दूंगा, इतना लेट आता है रिजल्ट? अभी पता नहीं बेटा, सॉफ्ट कॉपी से काम चलाओ। दूसरे बच्चे की क्वेरी है, सर आज से ही स्टार्ट किया है। ओ भाई ये तो समझ में ही नहीं आएगा, ये तो चैप्टर से विश्वास उठ जाएगा, कहीं पेपर से विश्वास ना उठ जाए। पहले बैकअप ले ले बेटा, फिर ज्वाइन करियो, आज ज्वाइन मत कर। चलो जी, सर डोमिसाइल मीन्स क्या? डिक्शनरी भी यूज कर लेना, लायक रहना। क्वेश्चन, when an individual is treated as R and NOR, तीन सिचुएशन हो गई, मैं लिखवाता हूं, आप असिस्ट करो। इसको बताओ, इसको कैसे लिखें, ये वाले को। Indian citizen, person of Indian origin, resides abroad, and beta total income other than foreign source income exceeds 15 lakh, comes to India for visit purpose for a period of 122 days or more, but up to 181 days in current year and 365 days in immediate past for previous year। तो by default क्या हो जाएगा भाई, ये R and NOR लिख दो इतना सारा। Indian citizen or person of Indian origin resides abroad having total income other than foreign source income exceeds 15 lakh and comes to India for visit purpose for a period of 120 days or more, but up to 181 days in relevant previous year। 24-25 and 365 days or more in 4 previous year। कौन से वाले? Immediately preceding to relevant previous year। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है बेटा, ये एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी। सेकंड बोलो, 6(1)(a) वाला लिखवाओ। पहले बोलो, इंडियन सिटीजन
रिजाइड्स इन टैक्स हेवन, छोटा करके बोल देता हूँ ना, रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया इन टैक्स हेवन कंट्री हैविंग टोटल इनकम other than foreign source income exceeds 15 lakh and who does not satisfies any of the basic condition. By default क्या है बेटा वो R and NOR. Indian citizen resides abroad in tax haven country having total income other than foreign source income exceeds 15 lakh and who does not satisfies any of the basic condition. तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा बेटा ये आर एंड एन ओ आर। और तीसरा और लास्ट, अब ये तो बता दो, जो सेटिस्फाइड कर दे एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड सेटिस्फाइज वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, उसमें वही इंडिविजुअल आएंगे जो पहले दो में कवर नहीं है। एनी अदर इंडिविजुअल नॉट कवर्ड अबव, जो ऊपर चले गए वो तो ऊपर चले गए बेटा, उनके अलावा बाकी जो बच गए, when he satisfies any one of the basic condition and satisfies one or none of the additional condition. ये है ना। ये है बेटा इन तीन केसेस में होते हैं आर एंड एन ओ आर। पहले दो वाले बाय डिफॉल्ट है और आखिरी वाला क्या है बेटा, कंडीशन चेक करिए। बढ़ू चेक करें कितना समझ में आया। चलो, एक कंट्री है यूएसए, एक कंट्री मान लो बेटा केमैन आइलैंड, ये तो है टैक्स हेवन, और जहां मैं टैक्स हेवन नहीं लिख रहा वो है नॉर्मल। ये है हमारी इंडिया, एक इंडियन सिटीजन यहाँ बिठा दो, मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन, एक यहाँ बिठा दो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई कर दो सॉरी, ये भी इंडियन सिटीजन है। टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा, इसकी भी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा। दो अलग अलग पर्सन है ये। अब बताओ क्या लो होगा। एक तो ये विजिट के लिए आए तो क्या होगा भाई, और अगर ये विजिट के लिए आए या ना आए तो क्या होगा। तो पहले इसका लो बताना क्या होगा।
बोलो क्या हो जाएगा बेटा इसमें, वो 3 स्लैब बन जाएंगे, 0 से लेके 119 दिन, 120 से लेके 181 एंड पहले के 4 सालों में 365, और तीसरा बेटा 182 या उससे ज्यादा। तो ये तो जाएगा उधर। इस वाले केस में क्या लगेगा, 6(1)(a). क्या बोलता है 6(1)(a)? बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल चेक करेंगे। और अगर बेटा आ ही नहीं रहा इंडिया में, या बेसिक सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही, तो बाय डिफॉल्ट आर एंड NOR। आई थिंक आ गया होगा समझ में अब। तो ये वाला तो केस जाएगा बेटा आपका स्लैब में, 0 से लेके 119 दिन, 120 से लेके 181 एंड 365 इन 4 ईयर, और फिर 182 दिन या उससे ज़्यादा। इनका तो बनेगा ये वाला ड्रामा। और इसका 6(1)(a). 6(1)(a) समझ जाओगे, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड तो रेजिडेंट बेटा, सेटिस्फाइड ही नहीं है तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक। एग्जाम में टैक्स हेवन तभी लेना जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दुबई का, अब दुबई के भी सिलेक्टेड एरिया ऐसे हैं जहां बेटा टैक्स हेवन है, तो अपने आप मत ले लेना उसको टैक्स हेवन। मॉरिशस ये भी थोड़ा सा एरिया टैक्स हेवन है बेटा, अपने आप मत ले लेना टैक्स हेवन। टैक्स हेवन तभी लेना जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले। बोले बेटा। अगर इस वाले केस में दोनों में बनाऊं, पहले ये समझ में आ गया। अब बच्चे की क्वेरी है ये, दोनों ही कंट्री ऐसे बना देते हैं। पिछला समझ में आ गया था ना। बच्चा ये कह रहा है ये अगर 15 लाख या उससे कम हो तो क्या होगा। पहले इस कंट्री का बता बेटा, यूएसए से आ रहा है। 182 डेज वाली कंडीशन क्या होगी बच्चे, चेक होगी। 182 दिन सेटिस्फाइड है बेटा तो रेजिडेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगा वो नॉन रेजिडेंट। ये समझ में आ गया। इस पे बता बेटा क्या 6(1)(a) लगेगी? नहीं, वो कब लगती, जब 15 लाख से ऊपर होता। अब 15 लाख से ऊपर नहीं है तो 6(1)(a) नहीं लगेगी। 6(1)(a) नहीं लगेगी तो नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल क्या बोलता है बेटा 182 दिन। आउटसाइड इंडिया किसी भी कंट्री से इंडिया में आ रहा हो बेटा, 182 दिन है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो अगर दोनों ही केसेस में 15-15 लाख हो, केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 दिन वाली चेक होगी। सेटिस्फाइड है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। देखने ही नहीं, एक एक करके बेटा, उसने भी फी दी है ना। क्लियर हुआ? अब आप बोलें विजिट की तो लिख रहा हूं मैं। समझा नहीं? हाँ, ना भी आए तो भी 6(1)(a) लगती है। ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, चलो मैं आ गया क्योंकि आपकी क्वेरी आएगी। मैं कह रहा हूं कोई ना भी आए तो आपका क्या हो जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। फिर बच्चे की क्वेरी आएगी सर अगर आ जाए तो फिर बेसिक कंडीशन है नॉर्मल। अब हरीश साल्वे साहब अगर ना भी आए तो वो क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर आ रहे हैं तो बेसिक कंडीशन में लगा के देखेंगे, सेटिस्फाइड हो रही है तो रेजिडेंट, अगर वो भी नहीं हो रही बेटा तो आपका क्या हो जाएगा फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्रक्स ऑफ द मैटर, टैक्स हेवन कंट्री में जितने भी इंडियन सिटीजन बैठे हैं वो नॉन रेजिडेंट हो नहीं सकते। इसको उल्टा ऐसे बोल दो, टैक्स हेवन कंट्री में जितने भी इंडियन सिटीजन बैठे हैं वो कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकते। दो केस बनेंगे ना, या तो वो आएंगे या वो आएंगे ही नहीं। अगर आए ही नहीं तो 6(1)(a) लग गई, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। फर्क क्या पड़ेगा ये मैं बता पाऊंगा जब आप सेकंड फेज पढ़ लोगे कि आर एंड ओ आर की कौन सी इनकम टैक्सेबल, आर एंड एन ओ आर की कौन सी इनकम टैक्सेबल, एन आर की कौन सी इनकम टैक्सेबल। इस पर दोबारा आऊंगा मैं फेज 2 पढ़ाने के बाद, फिर आपके अपने आप समझ में आएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट कितनी तेज है। टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे सही।
अभी तो रटना पड़ रहा है कि हो क्या रहा है, उधर आ जाते तो क्या हो जाता। ठीक है ना, फिलहाल अभी याद करो और बोलो। लिखो एक एग्जाम्पल। सर, अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो भी POI माना जाएगा। हाँ, अदर देन इंडियन सिटीजन यार, फॉरेन सिटीजन होना चाहिए। बच्चे की क्वेरी है सर, एक पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए तो क्या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा? क्यों नहीं होगा? एक इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं हो सकता, फॉरेन सिटीजन तो होगा। कोई पाकिस्तानी एग्जांपल ले यार, कौन है वहां का PM नालायक? इमरान खान तो अंदर है। इमरान खान को ही मान लो यार। इमरान खान खुद, उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में हैं, तो इमरान खान साहब क्या माने जाएंगे? भारतीय मूल के नागरिक। तो अगर इंडिया घूमने में आएंगे बेटा वो, तो उनके क्या चेक होंगे? 182 दिन कंसीडर होंगे। लिखो एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स, an Indian citizen, resides in country A. Mr. X, an Indian citizen, resides in country A, which is tax haven country. Resides in country A, which is tax haven country. Provide the following information. Income from business in Delhi. ₹40 lakh. Income from property in country A, 20 lakh. During previous year 24-25, he was in India for 15 days, 50 days only. Prior to this, prior to 24-25, he was in India for 200 days every year. Determine his residential status. Determine his residential status for previous year 24-25. Determine his residential status for previous year 24-25. कौन सा केस बन रहा है ये? थर्ड मतलब थर्ड कौन सा केस होता था? 61A वाला केस बन रहा है बेटा। ये इंडियन सिटीजन है, टैक्स हेवन कंट्री में रहता है, टोटल इनकम कितनी है? वैसे तो 60, अदर देन फॉरेन सोर्स, बाहर वाली छोड़ दो, बाहर की इनकम छोड़नी है अदर देन फॉरेन सोर्स, तो इंडिया वाली इनकम कितनी है इसकी? 40 लाख। इंडियन सिटीजन रिजाइड्स इन टैक्स हेवन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीड्स 15 लाख। क्या वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है? ना तो 182 दिन वाली कर रहा है, ना ही 60
प्लस 365, 365 दिन तो है पहले के 4 सालों में, पर करंट ईयर में वो 60 नहीं है, वो बेसिक ही सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा। क्या आंसर होगा? एज पर 6(1) है, ही इज रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो लिखो, कमेंट पास कर दो बस। एन इंडियन सिटीजन, या ऐसे लिखो, एज मिस्टर एक्स इज इंडियन सिटीजन, resides in tax haven country, having total income other than foreign source income rupee 40 lakh, that is exceeds 15 lakh. Mr. X is Indian citizen, resides in tax haven country, having total income other than foreign source income rupee 40 lakh, that is exceeds rupee 15 lakh, and does not satisfies any of the basic condition, therefore he will be treated as resident and not ordinarily resident for previous year 24-25 as per section 61A. क्लियर है? रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा। सो लास्ट क्वेश्चन, अब आप बताना, अगर कंट्री ए टैक्स हेवन ना होती, क्वेश्चन यही है बेटा, कंट्री ए अगर टैक्स हेवन ना होती तो क्या आंसर होता? क्वेश्चन लिखो, व्हाट वुड बी योर आंसर? What would be your answer? In above example, if country A is not tax haven country, if country A is not tax haven country, क्या हो जाएगा बेटा? अब कौन सा केस बनेगा? वो सिचुएशनल जो स्लैब लगते हैं जिसमें बेटा, अब ये करंट ईयर में कितने दिन है? 50, 120 दिन से कम। सीधा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? नॉन रेजिडेंट। तो लिख देना बेटा, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो। Indian citizen resides abroad having total income other than foreign source income exceeds 15 lakh and comes to India for less than 120 days, therefore he is non-resident. बोलें जो इंडिविजुअल के
एचयूएल तो इंडिया की है भाई, उसकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर यूके की है। आगे बोल। उसके ओनर यूके में। एक मिनट, पहले इसका आंसर लिख लिया। अभी लेता हूँ क्वेरी, पहले ये लिखवा दूँ। इसका आंसर लिख दिया ना, नॉन रेजिडेंट, या सीधा बस नॉन रेजिडेंट ही लिखा होगा, नालायकों ने, याद रहेगा ना। चल बेटा आप बताएं आपकी क्या क्वेरी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया, इसकी पेरेंट कंपनी लिखूं, यूनिलीवर यूके। आगे बोल। जो एचयूएल को यहाँ संभालते हैं, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे बोल। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूके के हैं, मान लेते हैं, कोई एक तो इंडियन होगा ही, इंडियन कंपनीज एक्ट, सारे डायरेक्टर फिरंगी नहीं हो सकते, 5 डायरेक्टर हैं, 3 मान लेते हैं यूके के हैं। चल आगे बता। हैं इंडियन, रहते यूके में हैं। आगे बोलो। जो एचयूएल ने यहाँ इनकम कमाई वो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। 1000 करोड़ कमाई, यहाँ टैक्सेबल हो गई। आगे बोल। डायरेक्टर के बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? भाई लाला की दुकान चल रही है, शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड बटेगा। आगे बोल। 1000 में से मान लेते हैं जी 30% के टैक्स रेट में थे, 300 करोड़ गया टैक्स, 700 करोड़ बच गया पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अरे यार इतना क्यों घुमा रहा है? तू ये कहना चाह रहा है एचयूएल ने इनकम कमाई 1000 करोड़, तो मैं बोल रहा हूँ चेक करो, 30% टैक्स दे दिया, टैक्स के बाद बच गई 700 करोड़, 700 करोड़ का डिविडेंड बांटा। अब कुछ शेयर होल्डर इंडिया में थे, कुछ शेयर होल्डर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे, यूके छोड़ तू, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे, तो जो बाकी शेयर होल्डर को इनकम मिली है क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी? ये पूछना चाह रहा है ना। ये फेज 2 में आएगा। अभी मैं रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहा हूं, अभी तो ये पूछ एचयूएल का स्टेटस क्या होगा? इंडियन कंपनी, ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। फिर ये पूछ डायरेक्टर का स्टेटस क्या होगा? इंडिविजुअल है। तो मैं आपसे पूछूंगा भाई कितने दिन इंडिया में? इनकम का क्या होगा? वो फेज 2 है। आज ही पहुंच जाऊंगा, पर पहले स्टेटस के झगड़े तो निपटाऊं। पूछा है तो बता रहा हूं, ऑलवेज टैक्सेबल। सेक्शन 9, इंडियन कंपनी का डिविडेंड वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिले, सेक्शन 9 लगती है, डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया, ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। पर वो सेकंड फेज है, पहले हमारा फर्स्ट फेज निपटे। इनकम तो बाद में निकालें, पहले स्टेटस तो हाथ में आए। सर भी हम पहले स्टेटस पता लगा रहे हैं क्या? हाँ, 3 दिन से यही तो परेशान हो रहे हैं। स्टेटस स्टेटस स्टेटस, उसके बाद इनकम। और होगा क्या जब मैं इनकम निकाल रहा हूंगा, फिर तुम्हारे स्टेटस के क्वेश्चन आ रहे होंगे। 2 चीज इकट्ठी लेके चलोगे फंस जाओगे। अभी केवल स्टेटस, इनकम मैं अपने आप सिखाऊंगा ना बेटा फेज 2 में। और बता। अरे वैसे ही पूछ रहा हूं, तबीयत कैसी है? चले आगे। पक्का? लास्ट अमेंडमेंट इंडिविजुअल की, ये दुखी करता है इंडिविजुअल बहुत ज्यादा बेटा, फिर इंडिविजुअल कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। लिखना कुछ मत, सुनने पे ध्यान दो। ये गुजरात, इधर मान लो क्या है, कौन सा स्टेट है? केरला, कर्नाटका, चुप रहे। ये केरला, इधर बना दो यूएसए। ठीक है जी। एक वेसल, ये वेसल है, महसूस करें, इंटरनेशनल जर्नी पे है। होगा क्या बेटा? इस वेसल पे पहले गुजरात पोर्ट का नाम है मुंद्रा, एक्चुअल में केरला में 3 पोर्ट हैं, त्रिवेंद्रम, उसकी स्पेलिंग नहीं पता, कोची। ठीक है। यूएसए के भी पोर्ट होंगे, क्लाइंट का था एरिजोना, स्पेलिंग ना पता हो ऐसे कर दिया करो। मुद्दे पे आओ, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सर यहां से एक वेसल बन के चलेगा, गुड्स और पैसेंजर कैरी होंगे, तो पहले तो लोडिंग में ही टाइम लगेगा। थोड़ा बड़ा वेसल दिमाग में लेके आना बेटा। उसकी कैपेसिटी है बेटा 2 लाख टन, 3 लाख टन, 4 लाख टन, 5 लाख टन, इतने बड़े बड़े वेसल होते हैं। ये बोला जाता है सिटी ऑन वाटर। ये पूरा का पूरा शहर क्या कर रहा है? पानी में तैर रहा है। उस जमाने का टाइटेनिक इतना बड़ा था, अब तो इतने बड़े बड़े वेसल आ गए, उसके अंदर कई टाइटेनिक आ जाए। फुटबॉल स्टेडियम तक क्या होते हैं बेटा? अंदर होते हैं। फिलहाल एक बड़ा वेसल दिमाग में रखना।
लोडिंग में टाइम लगेगा बेटा, फिर ये चलेगा इंटरनेशनल जर्नी पे है ये, फिर ये टुकर 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 चलेगा, कहां तक पहुंचेगा? कोची। फिर यहां से गुड्स पैसेंजर कैरी करेगा, इंटरनेशनल जर्नी पे है, कहां जाना है इसको नालायक को? यूएसए। यहां जाएगा बेटा, फिर वहां पर क्या होगा? अनलोड होगा, फिर ये इधर आएगा और फिर यहां से वापस यहां पर आएगा। ये वेसल इंटरनेशनल जर्नी पे है। अब इसकी जर्नी स्टार्ट हुई बेटा मान लो 5 जुलाई को, तो जब इनकी जर्नी स्टार्ट होती है इन्हें सीडीसी साइन करना पड़ता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इनकी जर्नी स्टार्ट कब मानी जाए? जब लोडिंग शुरू हुई थी तब मानी जाए, जब लोडिंग कंप्लीट हुई थी तब मानी जाए, जब ये चलने के लिए तैयार है तब मानी जाए, जब ये साइन करते हैं। उस साइन को क्या बोलते हैं? सीडीसी, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इनकी जर्नी क्या हो गई बेटा? स्टार्ट हो गई। 5 तारीख को स्टार्ट हुई, अब ये यहां पहुंचेगा धीरे धीरे करके बेटा, यहां से यहां तक 2600 किलोमीटर के आसपास है। फिर इसके बाद इसे यहां से यहां चलना है, 8000 किलोमीटर के आसपास है। फिर वापस आएगा कोची, फिर वापस कहां जाएगा? गुजरात। ये बेटा आने जाने का सीडीसी साइन किया 5 जुलाई को, फिर ये जर्नी चल रहा है बेटा और वापसी आने का सीडीसी साइन किया 16 अक्टूबर को। वापस भी तो आएगा, ये तो इंडिया ही खाली हो जाएगा, वहां से भी बनके चलेगा, फिर वापस बनके चलेगा। कहां पर आना है इसको? गुजरात पोर्ट पे आना है। फिर इसकी जर्नी कब कंप्लीट मानी जाएगी? वापस आने का भी इसको क्या साइन करना पड़ता है बेटा? सीडीसी, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये जर्नी स्टार्ट होने का और एंड होने का क्या होता है? प्रूफ होता है। तो जब ये साइन करते हैं सीडीसी, साइन इन, जर्नी स्टार्ट मानी जाती है। साइन ऑफ, जर्नी क्या मानी जाएगी? कंप्लीट मानी जाएगी। अब दिक्कत क्या पड़ती थी? एक तो इनको रिलैक्सेशन क्या बताई थी बेटा मैंने क्रू मेंबर को? 60 की जगह 182 दिन, क्या हटाओ 60 दिन, कितने दिन चेक करेंगे? 182 दिन। उसके बावजूद भी इनको दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? इसी एग्जाम्पल में, सर यहां से यहां तक जाने में ही टाइम लगेगा, है तो ये TWI के अंदर अंदर, और TWI किस में माना जाता है? इंडिया में माना जाता है। फिर बाहर जाएगा बेटा, फिर वापस आएगा, इसकी आधी लाइफ तो पानी में ही है। मर्चेंट नेवी वाले यार, इनकी लाइफ ही क्या है बेटा? पानी में है। इनको रिलैक्सेशन क्या मिली है? स्क्रीन पे देखते रहना। जिस दिन जाने का सीडीसी साइन किया और जिस दिन वापस आने का बेटा ये सीडीसी साइन करेंगे, जिस दिन जाने का सीडीसी साइन किया और जिस दिन वापस आने का सीडीसी साइन करेंगे, ये ड्यूरेशन आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी। मन से धन्यवाद। ये ड्यूरेशन कहां मानी जाएगी बेटा? आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी। द डेट ऑन विच he signed in for CDC and date on which he signed off for CDC। जिस दिन उसने साइन इन किया 5 जुलाई और साइन ऑफ कब करा है बेटा? मेरे एग्जांपल में 16 अक्टूबर। ये ड्यूरेशन कहां पर मानी जाएगी बेटा इसकी? आउटसाइड इंडिया। ये अमेंडमेंट आई है, एसएससी के फेवर में है या अगेंस्ट है? फेवर में, क्योंकि आउटसाइड इंडिया ये 5 जुलाई से 16 अक्टूबर कहां माना जाएगा? आउटसाइड इंडिया। ये दिन आउटसाइड इंडिया। बाकी जो बचेंगे, अगर 182 दिन है तो रेजिडेंट है, अगर 182 से कम है बेटा नॉन रेजिडेंट। रिलैक्सेशन उसको है जो इंटरनेशनल जर्नी पे है। जो डोमेस्टिक जर्नी पे है उनको रिलैक्सेशन नहीं है ये वाली, क्योंकि वहां सीडीसी होता ही नहीं। सीडीसी कहां जाएगा बेटा? इंटरनेशनल जर्नी वाले जब साइन इन करते हैं सीडीसी, जब साइन ऑफ करते हैं सीडीसी, तो बेटा ये ड्यूरेशन कहां मानी जाएगी? आउटसाइड इंडिया। मेरे एग्जांपल में 5 जुलाई से 16 अक्टूबर ये माना जाएगा आउटसाइड इंडिया। कंफर्टेबल? तो लिख दो। किन के ऊपर लग रहा है बेटा ये? इंडियन सिटीजन who works with shipping company as a crew member and engaged in international journey. Indian citizen who works with shipping company as a crew member
and engaged in international journey, comma, date on which such person sign in the CDC. CDC बोले तो continuous discharge certificate, and the date on which such person sign off the CDC. ये ड्यूरेशन कहाँ मानी जाएगी बेटा? Such duration shall be treated as outside India. सर जिसने आने का CDC साइन किया, जाने का CDC साइन किया, तो ये जितने दिन हैं ये सारे के सारे कहाँ माने जाएंगे बच्चे? आउटसाइड इंडिया. तो मेरे एग्जाम्पल में मान लेते हैं डेट ऑन विच CDC is sign in 15 जुलाई 2024. Date on which CDC is sign off 18 नवंबर 2024. तो 15 जुलाई 2024 से 18 नवंबर 2024 कितने दिन होते हैं बेटा? ये डेज निकाल लो, कैलकुलेटर यूज करो. जुलाई के कितने हो गए? 16 नहीं 17. जुलाई 31 होता है ना, तो 15 से 31 तक 17. अगस्त के 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 18. बोलना 127. 127 दिन ये कहाँ माना जाएगा? आउटसाइड इंडिया. जिस दिन गया और जिस दिन आया, ये दोनों ड्यूरेशन आउटसाइड इंडिया. 15 जुलाई से 18 नवंबर. 15 जुलाई भी बाहर, 18 नवंबर भी बाहर. ठीक है. तो बाकी बचे हुए दिन 182 दिन वाली कंडीशन चेक होगी, वो भी याद रखना बेटा. बाकी बचे हुए अगर 182 है उससे ज़्यादा है तो रेजिडेंट, 182 से कम है तो नॉन रेजिडेंट. क्लियर? ये एक्सेप्शन हो गई बेटा. जिस दिन जाते हैं और जिस दिन आते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वो इंडिया में काउंट होता है. पर ये एक्सेप्शन होगी ना, जिस दिन जाने का साइन हुआ, आने का साइन हुआ, ये पूरी की पूरी ड्यूरेशन कहाँ मानी जाएगी? आउटसाइड इंडिया. अब इंडिविजुअल बेटा मेरी तरफ से कंप्लीटली वाइंड अप. आपकी कोई क्वेरी है पूछें. लास्ट स्टेटस बचा हुआ है HUF. कोई तो बच गया. इंडिविजुअल में कोई क्वेरी है बेटा? बढ़ू? चलो. लास्ट स्टेटस HUF. HUF या तो रेजिडेंट होगा या HUF
नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट मैं लिख रहा हूं बेटा, नॉन रेजिडेंट आप बताना। HUF रेजिडेंट होता है व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज wholly or partially situated in India। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो सारा का सारा इंडिया में है या जरा सा भी इंडिया में है, तो ये रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। उल्टा बोलना है, HUF नॉन रेजिडेंट कब होगी? and control and management is wholly situated outside India। किसकी तरह हो गया ये? फर्म AOP BOI की तरह। क्वेश्चन दिमाग में आएगा, फिर इसको भी उठा के वहीं क्यों नहीं ले लिया था? एक और ओब्लिक कर देते HUF, फर्म ओब्लिक LLP ओब्लिक AOP BOI ओब्लिक एनी अदर पर्सन। ये भी तो लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, यहाँ डिफरेंस है बेटा। अगर रेजिडेंट हो गए, इसकी फर्दर दो कैटेगरी हैं, वहां कैटेगरी नहीं थी। फर्म की फर्दर कैटेगरी नहीं थी, यहां पर है बेटा। R&OR, R&NOR। पट्टे मारो, R&OR कब होंगे? जब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड। कौन सेटिस्फाइड करेगा? कर्ता। When कर्ता satisfies both of the एडिशनल कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, 10 में से 2 रेजिडेंट और 7 में 730। R&NOR कब होगा भाई? When कर्ता satisfies चलो, when कर्ता satisfies one or none of the additional condition। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा, HUF R&OR कब होती है? देख के आंसर दे देना। HUF R&OR कब होती है? शुक्र है, मुझे लगा कि इनडायरेक्ट करता ना बोल दें। कब होती है? When control and management is wholly or partially situated in India and कर्ता satisfies both of the additional condition। बहुत बढ़िया। R&NOR, when control and management is wholly or partially situated in India and कर्ता satisfies one or none of the additional condition। HUF NR कब होती है? When control and management is wholly situated outside India। अब सातों पर्सन बेटा अपने वाइंड अप हो गए। सातों में से कौन कौन से थे? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर पर्सन। इसमें से इन दोनों के तो होते हैं 3 स्टेटस। ये ना, और अगर मैं लोकल अथॉरिटी हटा दूं, बाकियों के 2, या तो ये
रेजिडेंट होंगे या ये नॉन रेजिडेंट। पहला फेज मेरी तरफ से वाइंड अप हो गया बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो बाकी 5 मिनट के हैं, जो टाइम लगता है इस पे लगता है। कल को जब रिवाइज करोगे बाकी तो 5 ही मिनट में निपटेंगे बेटा। ये है समस्याओं का पिटारा, देश जान के परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। स्टेटस में कोई दिक्कत, क्योंकि मैं फेज 2 में जा रहा हूं कि स्टेटस के हिसाब से इनकम कैसे कंप्यूट होगी। कोई भी दिक्कत हो पूछो, क्योंकि फिर मैं स्टेटस की क्वेरी नहीं लूंगा, फिर मैं इनकम की क्वेरी लूंगा। साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। बढ़ू आगे, पक्का? चलो हेडिंग डालो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। कुछ वर्ड बार बार यूज होंगे, उसकी एब्रीविएशन बना लेते हैं बेटा। ए इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, ये ए है। ठीक, 2-3 लाइन छोड़ के बी इज इक्वल टू इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। एनालाइज अभी कराऊंगा, एक बार लिखते रहना। ए, इनकम इंडिया में मिली। बी, मान ली जाएगी इंडिया में मिली, ना भी मिली हो, मान ली जाएगी ये इनकम आपको रिसीव हुई है। सी, 2-3 लाइनें छोड़ के, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्या मतलब होता है एक्रू और अराइज का? अर्न करना, कमाना। हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई, सी है। डी, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। दो लाइन छोड़ते रहना। ई, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन which is controlled from India. F, income accrue or arise outside India. ये डेफिनेशन भी थी ग्रॉस टोटल इनकम की, तो उसकी एब्रीविएशन बना ली बेटा। ए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। बी, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सी, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। डी, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ई, एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। किस चीज से? सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से?
फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. एफ इनकम एक्रूड अराइज आउटसाइड इंडिया. अब सामने स्क्रीन पे ध्यान देना. अगर रेजिडेंशियल स्टेटस आर एंड ओ आर है तो कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होंगी? मरेगा ना लागे. ए से लेके एफ सब कुछ आएगा. अब समझ में आ रहा है एब्रीवेशन क्यों बना रहा हूं? अगर आर एंड ओ आर है, ए बी सी डी ई एफ सब कुछ टैक्सेबल. वर्ल्ड के किसी कोने में कमाए, किसी कोने में मिले, इंडिया में टैक्स लगेगा. ए से एफ में सब कुछ आ जाता है बेटा. ये चांद पे कमा रहा है, मंगल ग्रह पे मिल रही है, इंडिया में टैक्स लगेगा. मजाक नहीं कर रहा. चांद पे कमा रहा है, मंगल पे मिल रही है, एफ पॉइंट हो जाएगा बेटा. वो एफ भी टैक्सेबल है. एफ है क्या? एक्रूड अराइज आउटसाइड इंडिया. तो आर एंड ओ आर तबाह बर्बाद. आर एंड एन ओ आर, ए टैक्सेबल, बी टैक्सेबल, सी टैक्सेबल, डी टैक्सेबल, ई टैक्सेबल. ये बर्बाद तो ये भी है, ये थोड़ा कम बर्बाद है. इसमें क्या बच गया? एफ पे टैक्स नहीं देगा. इसके हैंड में पॉइंट नंबर एफ टैक्सेबल नहीं होगा. क्या चीज है एफ? देखेंगे. तीसरा कौन है? एनआर. ये केवल 4 इनकम पे देगा. तो एनआर के केस में क्या टैक्सेबल नहीं है? बेइज्जती हो गई. एनआर के केस में क्या टैक्सेबल नहीं है? ई एंड एफ. अब इसको डिटेल में एनालाइज कराता हूं. आर एंड ओ आर, ए से लेके एफ तक. आर एंड एन ओ आर, ए से लेके ई तक. एन आर ए बी सी डी. करें एनालाइज. ए पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर नीचे नहीं देखने दूंगा. ए इज इक्वल टू, पढ़ भाई, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. ए इज इक्वल टू रिसीव्ड इन इंडिया. ए इज इक्वल टू रिसीव्ड इन इंडिया. हर वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई वो ए है. हर वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई वो ए है. आपसे क्वेश्चन बेटा ऊपर ध्यान देना लायक. एक कमाई कहां पर? इंडिया में. ए पॉइंट में लिखा है हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, ए पॉइंट है. ये कमाई कहां पर है? इंडिया में कमाई है या आउटसाइड इंडिया कमाई है या कहीं मर्जी कमाई हो? देख के आंसर दो. ए इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. कमाई कहां पर? इंडिया. तो इसके नीचे नोट फॉर्म में डाल दो वेदर अन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. इसलिए लाइन छुड़वा रहा था एक एक दो दो. वेदर अन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. अब एक लाइन बोल रहा हूं, चेक करना ट्रू और फॉल्स. हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, चाहे इंडिया में कमाई हो चाहे आउटसाइड इंडिया कमाई हो, शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल असेसी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंशियल स्टेटस. ट्रू फॉल्स छोड़, लाइन रिपीट कर. कहीं लाइन ही ना सुन रहे हो? किसके हाथ में? परफेक्ट है. हाँ जी, क्या कहते हैं? हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, ए लग जाएगी. वेदर अर्न इन इंडिया और नॉट, तो भी ए लगना है बेटा. और ए चेक करना किस किस के हैंड में टैक्सेबल है. बोलो. तीनों के हैंड में क्या है बेटा? ए टैक्सेबल है. तो यहां क्रक्स लिखते रहो. क्रक्स. क्या लिखें? एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया विद इन ब्रैकेट whether earned in India or outside India,
ब्रैकेट क्लोज, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया विद इन ब्रैकेट whether earned in India or outside India, bracket close, shall always taxable in India, shall always taxable in India, irrespective of residential status, shall always taxable in India irrespective of residential status. ओके रिपोर्ट। ए पॉइंट में कोई दिक्कत? ए क्या बोलता है? कोई भी इनकम जो इंडिया में मिली, चाहे इंडिया में कमाई चाहे आउटसाइड इंडिया कमाई, वो ए है। ए किस किसके हैंड में टैक्सेबल है? सबके हैंड में टैक्सेबल होगा। सी पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूं केवल वैसे ही पढ़ना। इनकम एक्रूअराइज, एक्रूअराइज की हिंदी अन, इनकम अन इन इंडिया, दोबारा इनकम अन इन इंडिया, लास्ट टाइम इनकम अन इन इंडिया। सी पॉइंट है, एक बार सी देखना किस किस के हैंड में टैक्सेबल है? तीनों के हैंड में, सी तीनों के हैंड में टैक्सेबल है। सी पे वापस आओ, हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई, पॉइंट नंबर सी है, ये मिली कहां पर? कहीं पर भी, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सी के ब्रैकेट में लिख लो, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब इसका क्रक्स बताना बेटा, इसका क्या क्रक्स बनेगा? एनी इनकम विच इज अर्न इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट shall always taxable in India in the hands of all assessee। बोल सकता हूं? लिख दो, any income which is earned in India, any income which is earned in India within bracket whether received in India or not, whether received in India or not, bracket close, shall be taxable in the hands of all assessee irrespective of their residential status, shall be taxable in the hands of all assessee irrespective of their residential status। अब ए और सी को इकट्ठा करके बोलो, मैं बोलता हूं मन मन में रिवाइज करो। हर वो इनकम जो इंडिया में मिली या हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई, हर वो इनकम जो इंडिया में मिली या हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई shall always or always taxable in India in the hands of all assessee irrespective of their residential status। क्या मैं बोल सकता हूं हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, ए पॉइंट, या हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई, सी पॉइंट बेटा, shall always or always taxable in India in the hands of all assessee irrespective of their residential status। मेकिंग सेंस? एफ पढ़ो, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। इनकम एक्रू और एक्रू अराइज मतलब इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। ये मिली कहां पर? कहीं पर भी नालायक को बाहर ही मिली होगी, क्योंकि अगर इंडिया में मिल गई तो ए पॉइंट लग जाएगा। हे राम, जो एफ पॉइंट है उसमें लिखा क्या है बेटा? इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। तो ये मिली कहां पर होगी?
आउटसाइड इंडिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर इंडिया में मिल गई तो कौन सा फाइन लग जाएगा बेटा? ए। तो एफ के ब्रैकेट में डाल दो बेटा ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर इंडिया में मिल जाएगी फिर तो ए लग जाएगा ना बेटा। तो एफ क्या है बेटा? इनकम एंड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया। कौन फंसेगा? केवल आर एंड ओ आर। तो इनकम जो कमाई भी बाहर, मिली भी बाहर, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आर एंड ओ आर। इनकम एंड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ आर एंड ओ आर। क्रक्स में डाल दो इनकम एंड आउटसाइड इंडिया and also receive outside India shall be taxable in the hands of R and OR. अब केवल ए, सी और एफ इन 3 पॉइंट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा। आपने बस एक काम करना है, ये कमाई कहां पर है और मिली कहां पर है ये पता लगाना। बस एक एग्जांपल अपना, फिर बाकी बुक के कराता हूं। 70 to 80% पोर्शन पे लिख लो पार्टिकुलर, फिर 3 कॉलम बना लो आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर, एन आर। चलो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली ₹5 lakh रिसीव्ड इन दिल्ली। और अगर रिसीव को लेके कभी क्वेश्चन कुछ ना बोले तो जहां कमाई जाती है इनकम वहीं मिली मानी जाएगी। इसमें तो लिख दिया कमाई भी दिल्ली में है, मिली भी दिल्ली में है। सेकंड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन नोएडा ₹2 lakh directly received in USA। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लखनऊ ₹10 lakh 70% income is received in USA। आपको चेक ये करना है बस ये कमाई कहां पर है और ये मिली कहां पर है। ए है, सी है, एफ है, क्या है? पॉइंट नंबर 4, स्पेस छोड़ते रहना बेटा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई ₹1 lakh। साइलेंट है, आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब दुबई में ही रिसीव हुई है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क ₹2 lakh which is
directly received in Delhi. Sixth, income from property in Sri Lanka, rupee 10 lakh. 60% income is directly received in India. Income from property in South Africa, rupee 2 lakh, deposited in an Indian bank there. साउथ अफ्रीका में बेटा एसबीआई की कोई ब्रांच है, वहीं पे ये पैसा डिपॉजिट कर दिया. बल्कि थोड़ा स्पेस तो दिया ही नहीं मैंने. Point number 8. Income from property in London, rupee 1 lakh, received in London, but subsequently remitted to India. ये 8 पॉइंट है बेटा, आपको बस 2 काम करने हैं. ये कमाई कहाँ और ये मिली कहाँ. मतलब ये देखो, ए पॉइंट है, सी है, एफ है. अगर वो पता चल गया तो आंसर आपके सामने है. ए हुआ तीनों के हैंड में टैक्सेबल, सी हुआ तीनों के हैंड में टैक्सेबल, एफ हुआ केवल आर एंड ओ आर. लगाओ 5 मिनट, फिर मैं करवाता हूँ. या ये वाला क्वेश्चन साथ साथ चलना है. ट्राई करोगे मैं करवाऊँ? करो. आप ये देखो, पहला चीज़ मिला कहाँ, फिर तो ए लग जाएगा. दूसरी चीज़ कमाया कहाँ, सी लग जाएगा. और कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, तो एफ. ए है तो तीनों टैक्सेबल, सी है तो तीनों टैक्सेबल, एफ है तो केवल आर एंड ओ आर. जैसे स्टार्टिंग का बता देता हूँ. पहला, ये कमाया कहाँ पर है? दिल्ली में, इंडिया. और ये रिसीव कहाँ पर हुआ है? दिल्ली. कमाया भी इंडिया, मिला भी इंडिया. ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है. कौन कौन फंसेंगे? तीनों फंसेंगे बेटा. किसके कारण? ए के कारण भी फंस रहे हैं और सी के कारण भी. ऐसे कह रहा हूं बेटा मैं. वट इज ए रिसीव्ड इन इंडिया, वट इज सी अन इन इंडिया. तो पहला केस, कमाया भी इंडिया में, मिला भी इंडिया में. ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है. वो चाहे ए में आए चाहे सी में आए, तीनों के हैंड में क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा. टाइम कम है, एक मैं करवा देता हूं ये वाला. सेकंड, कमाया
नोएडा में, अर्न कहां पर करा ये? इंडिया। नोएडा इंडिया में है, नालायक, यूपी में। अच्छा, मुझे लगा अर्न कह रहा है। रिसीव कहाँ हुआ? यूएसए। मतलब बस ये चेक करो, ए लग रहा है, सी लग रहा है या एफ लग रहा है? बोलो यार। सी। इनकम आने इन इंडिया, रिसीव कहीं मर्जी हो। सी किस किस के एंड में टैक्सेबल होता है? तीनों के एंड में कर दो। किसके कारण? सी के कारण। ठीक। अगला, एक तो ये परसेंटेज जब भी आए ना, इसको अलग अलग कर लिया करो। 10 लाख का 70 मतलब 7 लाख रिसीव्ड यूएस आउटसाइड इंडिया, तो 30%। 3 लाख साइलेंट है। साइलेंट है तो जहां कमाया वहीं मिला। दस लाख का 70% यूएस में मिला, 7 लाख। 10 लाख का 30% साइलेंट है, तो जहां कमाया वहीं मिला। पहले 7 लाख ये बताओ कमाया कहां पर है? इंडिया में। मिला कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। ए है, सी है, एफ है? सी। तो ये वाला तो आ रहा है सी में। 7 लाख कमाए इंडिया में, मिले इंडिया से बाहर। सी पॉइंट के अंदर ये कवर हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत? इधर बताओ 30%। ये कमाया भी इंडिया में, मिला भी इंडिया में। ये ए में भी आ रहा है और सी में भी। तो पहले जरा 7 लाख बताओ किस किस के हैंड में टैक्सेबल होंगे? सी पॉइंट के कारण तीनों के हैंड में टैक्सेबल। समझ आ रहा है ना बेटा? भागम भाग तो नहीं हो रही? और ये 30% जो 3 लाख हैं, तीनों के हैंड में टैक्सेबल। ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। अब अगर तीनों क्वेश्चन को फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैक्रो लेवल से देखो, मैंने क्या बनाया? फर्स्ट केस इंडिया में कमाया, इंडिया में मिला। सेकंड केस इंडिया में कमाया, बाहर मिला। थर्ड केस इंडिया में कमाया, कुछ इंडिया में मिला, कुछ बाहर मिला। इससे ज़्यादा केस बन ही नहीं सकते इंडियन इनकम के। यही केस किसके बनेंगे? बाहर वाली इनकम के। एक बार थ्योरेटिकल बताना। बाहर वाली इनकम, केस 1 बाहर कमाई, बाहर मिली। केस 2 बाहर कमाई, इंडिया में मिली। केस 3 बाहर कमाई, कुछ बाहर मिली, कुछ इंडिया में मिली। यही है, अगले चेक कर लो। फोर्थ, ये कमाया कहां पर? दुबई। साइलेंट है बेटा, तो जहां कमाया वहीं मिला। तो ये कमाया भी दुबई में है, ये मिला भी दुबई में है। फट्टे मारो, कौन सा पॉइंट है ये? एफ। कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। एफ पॉइंट किसके एंड में? केवल आर एंड ओ आर। समझ आ रहा है? हैवी तो नहीं लग रहा? अगला बताओ, कमाया कहां पर? न्यूयॉर्क, आउटसाइड इंडिया। मिला कहां पर? ए लग रहा है, सी लग रहा है, एफ लग रहा है। कमाया बाहर पर मिल गया इंडिया में। इंडिया में मिलते ही क्या लगता है? ए। ए का मतलब तीनों के हैंड में टैक्सेबल। तो चौथा केस था कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। पांचवा केस है कमाया बाहर, मिला इंडिया में। छठा, आप ट्राई करो, जब भी कभी परसेंटेज हो अलग अलग खोल लिया करो। 60, 40, 60% रिसीव्ड इन इंडिया। 40 के रिगार्डिंग साइलेंट है, जहां कमाया वहीं मिला।
तो 40% रिसीव्ड इन क्या है, श्रीलंका। अब कोशिश करो। 6 लाख रिसीव्ड इन इंडिया, 6 लाख रिसीव्ड इन इंडिया, क्या हो जाएगा, ए। कौन फंसेगा, तीनों। 6 लाख के ऊपर तो तीनों। 40% इसको क्या बोलेंगे, कमाया भी श्रीलंका में, मिला भी श्रीलंका में, तो 4 लाख क्या हो जाएगा, एफ। एफ में कौन फंसता है, आर एंड ओ आर। इसमें टाइम लगाओ, कोई दिक्कत हो पूछो। तो मैं मैक्सिमम परमुटेशन कॉम्बिनेशन ले रहा हूं बेटा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर आप एग्जाम्पल देखो, चौथा कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। पांचवा कमाया बाहर, मिला इंडिया में। छठा कमाया बाहर, कुछ बाहर मिला, कुछ इंडिया में मिला। सातवां और आठवां भावनात्मक क्वेश्चन होते हैं जिसमें फंसते हैं बच्चे। एक कमाया साउथ अफ्रीका में है, ये तो मैं बताऊंगा। वहीं पे कोई इंडियन बैंक था, वहां डिपॉजिट कर दिया। जैसे बाहर के बैंकों की ब्रांच इंडिया में होती है, सिटी बैंक, ऐसी हमारी ब्रांचेस भी तो कहां पर है बेटा, आउटसाइड इंडिया। ये क्या है, एफ है या ए है, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक बाहर ब्रांच है बेटा, वहां डिपॉजिट कर दिया, क्या ये इंडिया में मिला हुआ माना जाए। ये कमाया भी बाहर है, ये मिला भी बाहर है, एफ है ये कमाया भी बाहर, ये मिला भी बाहर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर आप महापंडित मान लिए जाएंगे ए, सी और एफ के। बाकी तो मैं कल निपटा पाऊंगा, जो बच जाएंगे। ये बताओ, हिंदी करना है इसकी, हिंदी। कमाया लंदन में, मिला लंदन में, पर बाद में इंडिया में भेज दिया। कमाया लंदन, मिला लंदन, पर बाद में इंडिया में भेज दिया, क्या कहते हैं बेटा, इंडिया में मिला तो है पर डायरेक्टली नहीं मिला। इनकम टैक्स में याद रखना बेटा, रिसीव का मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिसीव। इनकम टैक्स में रिसीट मींस फर्स्ट टाइम रिसीट कहां पर हुआ है। रेमिटेंसेस बाद में चेक नहीं करते, फर्स्ट टाइम रिसीव कहां पर हुआ है। ये कहां पर हुआ है फर्स्ट टाइम रिसीव बेटा, लंदन। तो रिसीव मींस फर्स्ट टाइम रिसीव। ये कमाया भी लंदन में है, ये मिला भी लंदन में है। सर बाद में तो इंडिया में लेके आ गए ना, बाद में चेक ही नहीं करना, फर्स्ट टाइम डायरेक्टली चेक करना होता है। कमाया भी बाहर और ये मिला भी बाहर। कौन सा पॉइंट है, एफ। एफ में केवल फंसता है आर एंड ओ आर। और एक लाइन डाल देना, अंडर इनकम टैक्स एक्ट रिसीट मींस फर्स्ट टाइम रिसीट। अंडर इनकम टैक्स एक्ट रिसीट मींस फर्स्ट टाइम रिसीट। Remittances is not first time receipt. ए, सी, एफ मेरी तरफ से बेटा वाइंड अप हो गए। आपकी कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। पक्का, बाकी मैं ले ही नहीं पाऊंगा बेटा। सो आज के लिए इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे। चलो, थैंक यू।